हैं। बाबा साहब मर गए तो उनकी विचारधारा थोड़े मर गई साहब। बाबा साहब मरे कहाँ हैं? लाखों की संख्या में जो है कोई उनका मुंडी तोड़ता है, कोई हाथ तोड़ता है, तो बाबा साहब मर गए क्या? आरएसएस ये चाहती है कि एजेंडा हमारा हो, लागू करने वाला दलित या पिछड़ा हो। ये बात सही है कि नहीं? इसी उद्देश्य से वो प्रधानमंत्री भी बनाती है, इसी उद्देश्य से वो राष्ट्रपति भी बनाती है ना। आज की डेट में जो रिटायर हो रहा है, आज की डेट में पता कर लीजिएगा, वो नौकरी कांग्रेस के जमाने का पाया हुआ। अब पेंशन भी अब पेंशन पा रहा है लाख रुपया। जो ब्राह्मण बात के साथ तर्क कर रहा है, वो बहन जी के साथ तर्क नहीं करेगा। तर्क का तरीका तो एक के होता है ना, क्यों? इसलिए जो ब्राह्मणवाद की नाक में दम कर दिया है, जो 33 करोड़ देवी देवता को चैलेंज करके बात कर रहा है, उसका दिमाग साधारण नहीं है। कि जितना चमार वोटर है, बहन जी कह भी दे कि बीजेपी को देना है, वो नहीं दे सकता। तो उसका हमें लगता है कि एक इनडायरेक्ट फार्मूला बनाया गया है कि ये वोट हमारे पास रह जाएगा तो कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। तो बहन जी 2017 से लेके 2022 तक वो सत्ता में योगी जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और बहन जी विरोध किसका करती थी? समाजवादी पार्टी का। जितने भी कैडराइज लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अंबेडकर जी के मिशन को कांसीराम के द्वारा पढ़े हैं, सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ये मिशन जीरो की तरफ क्यों बढ़ गया। कि ये 3 बातें कह करके कि वो शादीशुदा नहीं होगा, मुझसे 20 साल छोटा होगा, मेरे परिवार का नहीं होगा, ये 15 साल तक पूरे बहुजन समाज को धोखे में रखा। आप सभी अम्बेडकर नामा के दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। असल में आज का ये था कि कुछ डिस्कशन इस बात पे हो कि पूरा समाज चिंतित है कि दलित आंदोलन पिछले 10-15 सालों से जितना डाउनफॉल पे आया है, जिस तरीके से आया है, जितना बड़ा दलित आंदोलन कांसीराम साहब ने खड़ा किया था, वो कैसे शून्य की तरफ बढ़ रहा है। इस पे बहुत बड़ी चिंता हमको भी है। पूरे जो कांसीराम साहब ने जो नेता तैयार किया था, जो मिशनरी तैयार किया था, वो सारे लोगों में बड़ी चिंता का विषय है। सब लोग बहुत दुखी हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हम लोग कहां से शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके कारणों की समीक्षा और शोध मैं करता रहता हूं। मैं बेसिकली IITian हूँ, IIT से M.Tech हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उस पर चिंतन करें, मंथन करें, नया खोज करें। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से पाया कि मान्यवर साहब के मरने के बाद दलित समाज का जो पढ़ा लिखा तबका था, जो कैडराइज तबका था, वो कैडराइज तबका बहुत दुखी हो गया कि आखिर क्या होगा। इतना बड़ा मसीहा, इतना बड़ा आंदोलन जो खड़ा किया था, वो दुनिया से चला गया, और उसने सैकड़ों हजारों की संख्या में मिशनरी लोगों को खड़ा किया, लाखों की संख्या में समाज तैयार कर दिया। तो एक बार की बात है, और कई वीडियो में कई रिकॉर्डेड बातें हैं। रमाबाई स्टेडियम में बहन जी ने कहा था कि जो मैंने कारण समझा, उसके 2-3 कारण हैं दलित आंदोलन के खिलाफ होने के। कि बहन जी ने कहा था कि 20 लाख की भीड़ थी, जब पूरे समाज का दबाव बनने लगा कि इतना बड़ा मसीहा कांसीराम साहब चले गए, बहन जी अकेले पड़ी हुई हैं, इनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, किसको माना जाएगा नेता, किस तरीके से। तो बहन जी के ऊपर बड़ा दबाव पड़ने लगा कि बहन जी अपना वारिस घोषित करिए, वारिस घोषित करिए। तो बहन जी ने रमाबाई स्टेडियम में 20 लाख की भीड़ में कहा था कि बहन जी दबाव में आकर के कही थी कि ये हमारा जो अगला वारिस होगा, उसका नाम लिख करके लिफाफे में बंद करके सील करके मैंने पार्टी कार्यालय में रख दिया है। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और वो समय रहते उसको खोला जाएगा। जब समय उसका आ जाएगा तो खोल करके नाम ओपन कर दिया जाएगा। फिर क्या हुआ कि उसमें उन्होंने 4 शर्तें बता दिया कि जो दलित अगला नेता होगा वो चमार बिरादरी से होगा, और वह शादीशुदा नहीं होगा, और उसकी उम्र मेरे उम्र से 20 साल छोटी होगी। तो ये 3-4 शर्तें लगा करके बहन जी ने, जहां तक मुझे लगा कि कांसीराम साहब ने जो कैडराइज लोग तैयार किए थे, जो सैकड़ों नेता तैयार किए थे, तो उनकी उम्र करीब करीब या तो बहन जी के बराबर थी
या बहन जी से 2-4 साल छोटी रही होगी, 10 साल छोटी रही होगी, 20 साल छोटा कोई भी कैडराई नेता इस टाइप का नहीं था जो मान्यवर साहब का फाउंडर मेंबर रह चुका हो, पार्टी में फाउंडर मेंबर जिसको कहते हैं, जिन्होंने पार्टी खड़ी किया हो। उनकी उम्र या तो बहन जी से बराबरी थी, 2-4 साल बड़ी होगी, 2-4-5 साल 10 साल छोटी होगी। तो मुझे लगता है कि बहन जी ने ये बहुत चालाकी भरे कार्यक्रमों चालाकी भरे प्लानिंग के तहत ये बात बताई कि जब वो दलित नेता जो चमार होगा, शादीशुदा नहीं होगा, हमसे 20 साल छोटा होगा, ये 2 शर्तें रख करके कि शादीशुदा, क्योंकि ज्यादातर लोग शादीशुदा थे, और हमसे 20 साल छोटा होगा, ये कह करके मान्यवर साहब के सारे नेता जो मान्यवर साहब ने बनाए थे, जो फाउंडर मेंबर थे, स्थापना किए थे बसपा की, उनको उन्होंने अगले नेतृत्व से बाहर कर दिया। ये 2 शब्द बोल करके। जी सर, समझे इतनी बात? तो मैं उसी समय चालाकी तो मैं समझ गया था। देखिए, बसपा के जो नेता हैं, बसपा के जो बहन जी नेतृत्व संभाल रही हैं, और जो बसपा का वोटर है उसके दिमाग में बहुत गैप है। आपको बता दें, पवन जी बड़ी ऊंचे लेवल की पॉलिटिशियन है, और वोटर के इतने मतलब ऊंचे लेवल की बात, इतनी चालाकी लेवल की बात समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर करीब 15 साल तक समाज को धोखे में रखा गया कि हमारा नेतृत्व जो होगा वो चमार होगा, मेरे परिवार का नहीं होगा ना। लेकिन बहन जी की कहीं न कहीं प्लानिंग ये थी कि ये 3 बातें कह करके कि वो शादीशुदा नहीं होगा, मुझसे 20 साल छोटा होगा, मेरे परिवार का नहीं होगा, ये 15 साल तक पूरे बहुजन समाज को धोखे में रखा, क्योंकि उनका उसी समय निशाना बन गया था कि आकाश आनंद को सत्ता की चाबी सौंपनी है, वो सत्ता मेरे परिवार में ही रहेगा। तो ये उस समय तो मैं जान गया था। बाकी जो कांसीराम साहब से कैडर पढ़े लोग थे, मैं भी देखिए 27 साल मिशन का काम लगातार कर ही रहा हूँ। 25 साल मैं नौकरी नहीं किया IITN होते हुए भी, तो जाहिर सी बात है कि वो आप भी मिशन में ही लगे हुए। जी जी जी, बहुत लोग मिशन में लग रहे हैं, पूरा मिशन उल्टा चला गया। जी जी जी, नहीं, उल्टा चला करने का कारण ये है कि देखिए, जिसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया गया कि हर आदमी को तो लीडरशिप सौंपी नहीं जा सकती है, तो वहां से कांसीराम साहब के पास जो डाउनफॉल होने का जो मैं कारण बता रहा हूँ, मैं बहन जी के कार्यों पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने शानदार काम किया, शानदार नेता रही हैं, लेकिन जो कारणों की समीक्षा तो होनी चाहिए ना साहब। जैसे चंद्रयान 2 फेल हो गया, तो सारे वैज्ञानिक जो है उस पर रिसर्च किए कि नहीं किए कि चंद्रयान 2 इसलिए फेल हो गया कि वो सारे प्रोजेक्ट सही थे, मोदी जी उसमें लैब में घुस गए थे, और जो आदमी स्पेस इंजीनियरिंग नहीं जानता है वो लैब में चला जाएगा तो वैज्ञानिक डिस्टर्ब हो जाएगा, वैज्ञानिक डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि चंद्रयान 3 को तब भेजेंगे जब ये विदेश में रहेंगे ना। और चंद्रयान 3 सफल हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? यही बात आप देख लीजिए कि क्रिकेट मैच में हुआ कि पूरी मैच जो लगातार टीम जीत रही हो, आखिरी फाइनल हार गई। क्यों? क्योंकि वहां पे तमाम तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर, तमाम बातें हो जाती है साहब। मेरा सिर्फ मतलब यह है कि मिशन बहन जी ने शानदार, बहन जी ने काम किया। बहन जी पे आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मिशन का जो रिजल्ट है, जो 0 पे जा रहा है, उसके कारणों की समीक्षा एज ए इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट, तो हमें अधिकार है ना साहब कि उस चीज को खोजें कि फॉल्ट कहाँ से आ गई। नहीं तो चंद्रयान 2 फेल हुआ, चंद्रयान 3 सफल हुआ, कैसे सफल होता? वैज्ञानिक उसमें लगे नहीं होते तो कैसे सफल होता, आप ही बता दीजिए। तो सारे जितने भी कैडराइज लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अंबेडकर जी के मिशन को कांसीराम के द्वारा पढ़े हैं, सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ये मिशन 0 के तरफ क्यों बढ़ गया। जिसमें 4-4 बार सरकार रही हो, उसमें 0 पे रिजल्ट आ रहा हो। क्यों? तो ये एक बड़ा कारण रहा कि बहन जी का पहले से प्लान था कि ये सारे मिशनरी लोगों को कहीं न कहीं, जो भी बहन जी का डिसीजन हो, चाहे कोई राय दिया हो, आपको बहन जी को राय, दोनों बातें हो सकती है ना, कि जितना भी अंबेडकर जी का कैडर लिए हुए थे कांसीराम साहब से, उनको कहीं न कहीं निकाला जाएगा पार्टी से, तो हमें लगता है आकाश आनंद का रास्ता क्लियर माना जाएगा। ये कुछ ऐसा हमें लगता है। दूसरा कारण ये था साहब कि चलिए वो सारे कांसीराम साहब के जो कैडराइज लोग थे वो पार्टी से निकाले जा रहे, तो निकालते समय कहा गया कि ये गद्दार थे। ठीक है,
तो गद्दार थे, मैं मान सकता हूँ, चलिए बहन जी की बात मान ही लूंगी, सारे गद्दार थे। तो अब तो पार्टी में सारे के सारे जो है गद्दार निकाल दिए गए, वफादार खाली बच्चे हुए हैं। खाली अब मिशनरी बचे हैं। और सारे अम्बेडकराई, जब पार्टी दूध से धूल करके लबालब एकदम अम्बेडकर बाद का एकदम माहौल बन गया है, तो पार्टी जीरो पे क्यों आ रही है? सवाल इस बात का है। जब ये सारे गद्दार पार्टी में थे तो बहुमत की सरकारें बनी, क्यों? इसका मतलब ये था कि जितने लोग निकाले गए वो गद्दार नहीं थे, ठीक है। ये दूसरा कारण रहा। तीसरी चीज मैं बता दूं, मैं अपना शोध करता रहता हूं कि बहन जी क्या करती थी कि एक कोऑर्डिनेटर, एक जो है मंडल का प्रभारी बनाती थी पूर्वांचल में, ठीक। फिर उसको साल भर वो खूब काम करता था। उसके बाद क्या करती थी, वो 2 मंडल का प्रभारी बना देती थी मध्य में कहीं ले आके। फिर वो प्रमोशन हो जाता था कि अरे उनका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया। फिर वो 3 मंडल का प्रभारी बना देती थी जाकर के वो पश्चिम में, तो और खुश हो जाता था कि हमारे पास 3 मंडल हो गया। उसके बाद जो है वो सीधे उसको कहीं न कहीं से शिकायत करा करके उसको भेज देती थी कर्नाटक, तेलंगाना, जहां पे केरल का इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है, कि अब तुम ऐसा करो, अब प्रदेश के प्रभारी हो जाओ। क्यों? कि उस नेता को हिंदी आती नहीं थी, है ना, अंग्रेजी नहीं आती थी, है ना, अंग्रेजी नहीं आती थी, और वहां पे हिंदी बोली नहीं जाती थी। तो जब वो नेता जो है, जब उस राज्य में जाने के लिए कहता था कि बहन जी हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो हम लोग को भाषा की समस्या है ना, तो उसमें क्या होता था कि वो नेता सीधे सीधे जब मना करता था उसको पार्टी से निकाल दिया जाता था। तो इसका कारण मैंने खोजना शुरू किया कि ये भी एक बड़ा कारण मुझे लगता था कि बहन जी ये चेक करती थी कि कहीं एक मंडल का प्रभारी बनाया हूं तो ये कहीं जड़ तो नहीं न पकड़ रहा है, कहीं ये जड़ पकड़ लेगा तो खुद नेता बन सकता है। ये भी संभावना थी, बताएं आपको, क्योंकि एक मंडल के बाद 2 मंडल के बाद 3 मंडल होता था भाई, उसको वहां पे टिकने दिया जाता तो नेता बनता। तो कहीं न कहीं ये था कि कहीं दूसरा नेता उभर न जाए, इसके पीछे ये भी एक कारण बड़ा हमें लगता है, आपको बता दूं जी। तो ये बड़ा कारण रहा। और बताएं आपको, आखिरी में आपको बता दे रहा हूँ कि बहन जी क्या की कि बहन जी को पता चल चुका है कि देखिए अब सत्ता होता तो आनी वानी है नहीं, साफ समझ लीजिए। हाँ, चाहे हमको मतलब जो भी अंधभक्त हो, गरियाले, लेकिन सत्ता बहन जी को पता है कि नहीं आनी है। इसलिए जो है अब बहन जी चाहती हैं कि जो उनके पास वोटर है, कौन सा वोटर है बता रहा हूँ, चमार वोटर है, ठीक है। मैं भी चमार हूँ, प्रोफेसर हूँ, चमार हूँ ना। और चमार वोटर में भी 2 पार्ट है। एक पार्ट तो जानता ही नहीं है कि 272 सीट जीतने के बाद बहन जी प्रधानमंत्री बन गई, ठीक। 50% वो है, 50% जो है राजनीतिक चेतना वाला है, जागरूकता उसके अंदर आ गई है, वो राजनीतिक समझ वाला हो गया है, बुद्ध अम्बेडकर को पकड़ लिया ना। तो बहन जी 2017 से लेके 2022 तक वो सत्ता में, योगी जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और बहन जी विरोध किसका करती थी? समाजवादी पार्टी का करती थी। अब बताइए, जैसे जो सत्ता में नहीं है तो उसको दलितों का दुश्मन नंबर 1 बताने का रीजन क्या था, वो मैं बता रहा हूँ। पहली बात, वो तो कांग्रेस भी अभी भी उनका शत्रु नंबर नहीं, वो उसका मैं अभी बाद में बताऊंगा, 2 मिनट में आप वेट करिए। बस ये था कि 2017 से 2022 तक बहन जी ने 5 सालों तक समाजवादी पार्टी को दुश्मन नंबर 1 बताया, ठीक है। और 2022 के बाद बहन जी ने कांग्रेस को बताना शुरू कर दिया है कि ये दलितों का दुश्मन नंबर 1 है। इन दोनों बातों की बात बता रहा हूँ कि 2017 से लेकर 2022 की बात करिए और 2022 से लेकर अब तक की बात करिए, ठीक है। बहन जी को एकदम क्लियर पता है। बहन जी देखिए बहुत मतलब एक तरह से समझिए कि चालाक खिलाड़ी है राजनीति की ना। उस लेवल का दलित वोटर पकड़ नहीं पा रहा है, दलित वोटर उनके दिमाग को नहीं पकड़ पाता। तो वो इसलिए समाजवादी पार्टी को कहती थी दुश्मन नंबर 1, क्योंकि उनको ये जो 50% जो पढ़ा लिखा वोटर है उनको अंदेशा हो गया था कि ये 22 में समाजवादी पार्टी के पास जाएगा, जबकि समाजवादी पार्टी को शेड्यूल कास्ट का वो 50% कैडराइज आदमी पसंद एकदम नहीं करता है साहब।
इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया था शेड्यूल कास्ट का ना, प्रमोशन वाले इशू में, इसलिए वो पसंद नहीं करता है। लेकिन बीजेपी ना आ जाए इसलिए वो वोटर जो है, जो 23% से 13% बसपा आई है, उसका कारण यह है कि 5% जो कैडराइज था वो चला गया समाजवादी पार्टी। एकदम जिले वाइज मैं बता रहा हूँ, अम्बेडकर आजमगढ़ ले लीजिए, बस्ती, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, बस ये जो आपका जौनपुर है, बलिया है, ये जितना 8-10 जिले हैं, टोटल समाजवादी पार्टी जो जीती है वो केवल 5% का जो चमार वोट है वो शिफ्ट कर गया इसमें पढ़ा लिखा। जितना कैडराइज कांसीराम साहब ने बनाया था वो पार्टी से निकाले गए, समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ये जो है बहन जी ये जानती हैं कि ये वोटर हमारा सपा में जाएगा, लेकिन ये भी जानती हैं कि वो टेम्परेरी रूप से जाएगा क्योंकि कांग्रेस कमजोर थी। अब 2022 के बाद बहन जी को पूरी तरह से पता है कि अब ये कांग्रेस में परमानेंट रूप से जाएगा। अच्छा, हाँ, एकदम 100% बता रहा हूँ। इसलिए बहन जी पूरे देश में घूम रही हैं और कांग्रेस को दलितों का दुश्मन नंबर 1 बता रही है। और बताएं आपको, इसलिए बता रही हैं कि कहीं शेड्यूल कास्ट कांग्रेस में न चला जाए, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा हमारे पास से, ठीक है, तो हमारा वाला हमारे पास बना रहेगा। तो इसी पे जो भी चल रहा है काम ना, वो चलता रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, शेड्यूल कास्ट का जो वो 50% वोटर जो बता रहा हूँ, जो जागरूक है, जो पढ़ा लिखा है, वो 6 डिग्रियां लिया है, वो अम्बेडकर जी को पढ़ चुका है कांसीराम के द्वारा। कांसीराम साहब ने पढ़ा दिया काफी कुछ, वो जान गया है कि हमारा भविष्य किसमें है। वो बहन जी के कहने के बाद भी वो बीजेपी को नहीं दे सकता है, कभी भी आता था। ये बहन जी को भी पता है कि जितना चमार वोटर है, बहन जी कह भी दे कि बीजेपी को देना है, वो नहीं दे सकता। तो उसका हमें लगता है कि एक इनडायरेक्ट फार्मूला बनाया गया है कि ये वोट हमारे पास रह जाएगा तो कांग्रेस हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। ये चीज चल रहा है दिमाग में। लेकिन वो 50% शेड्यूल कास्ट का वोटर इतना तर्कशील हो चुका है, इतना बुद्ध जी को, अम्बेडकर जी को पढ़ लिया है कि वो सबके साथ तर्क करेगा ना साहब। जो ब्राह्मण बात के साथ तर्क कर रहा है वो बहन जी के साथ तर्क नहीं करेगा। तर्क का तरीका तो एक के होता है ना, क्यों? इसलिए जो ब्राह्मण बाद की नाक में दम कर दिया है, जो 33 करोड़ देवी देवता को चैलेंज करके बात कर रहा है, उसका दिमाग साधारण नहीं है। उसके अंदर से वो चीजें निकल गई है जो हजारों साल से लोग सिखा रहे हैं ना। इसलिए वो समाज किसी का गुलाम नहीं बनेगा। वो जान गया है कि हमारा भविष्य जो है, वो भी तो तर्क कर रहा है कि लाखों की संख्या में कांग्रेस ने नौकरी दिया, और कांग्रेस से आज जो रिटायर हो रहा है ना, आज की डेट में बता रहा हूँ कि ये दिसंबर चल रहा है ना साहब 2023, आज की डेट में जो रिटायर हो रहा है, आज की डेट में पता कर लीजिएगा, वो नौकरी कांग्रेस के जमाने का पाया हुआ। अब पेंशन भी अब पेंशन पा रहा है लाख रुपया ना। लेकिन वो कैसे कह सकता है भाई कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्यों? यदि एक बार पिछड़ी जाति का आदमी कह सकता है कि हमको साहब जो है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं मान सकता हूँ कि 1990 में उसका रिजर्वेशन लागू हुआ है, मंडल आयोग की रिपोर्ट आप भी जानते हैं, क्यों? लेकिन 1950 से लेकर के जो लगातार जो इस देश में किसी का सबसे ज्यादा भला हुआ है, किसी का सबसे ज्यादा नौकरियां लगी है, वो केवल कांग्रेस के जमाने में लगी है। और कांग्रेस के जमाने में लगी है, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है। जब मैं बात बोलता हूं तो हमारे कुछ शुभचिंतक और कुछ विरोधी कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से। अरे भाई, बाबा साहब एक बड़ी हस्ती थे, उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन वो संविधान तो आज भी है ना कि आपकी नौकरियां नहीं लग रही है। जो सत्ता में है नहीं चाहेगा। बाबा साहब ने बात क्यों कहा था कि संविधान को लागू करने वाले लोग की नीयत साफ नहीं होगी तो संविधान का कोई मतलब नहीं, चाहे जितना अच्छा संविधान हो। इसलिए उस समय कांग्रेस के जमाने में संविधान भी बना, खूब नौकरियां भी मिली, और रक्षा मंत्री जगजीवन राम रहे, कृषि मंत्री रहे, रेलवे मंत्री रहे, खोज के नौकरी दिया कि लाखों की संख्या में नौकरियां लगी। और आपको बता दें 20 लाख तो मेरे जानकारी में विभाग वाइज मैंने सब निकाला कि कितने मैन पावर रहे, कितना ज्यादा हमारे समाज का लाभ हुआ है। हम खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 28 राज्य हैं, 28 राज्य में उत्तर प्रदेश एक राज्य है ना साहब। हम उसकी तुलना हम बहन जी से नहीं कर रहे हैं। हमारी सिर्फ तुलना है कि जो 20 लाख से ऊपर नौकरियां लगी
वो कांग्रेस के जमाने में लगी और एक अच्छा खासा तो अब तो आप कह रहे हैं कि सबको हुक्मरान बनना है, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, नौकरी की जरूरत क्या है? दलित समाज में कोई मांग है नौकरी को लेकर? नेता में कोई मांग है नौकरी को लेकर? नहीं, उसमें देखिए साहब ऐसा है कि होना ही चाहिए था कि एक बात बताइए, आप बीजेपी से बहुत सारी चीजें सीखने लायक, आरएसएस से सीखने लायक है। आरएसएस ये चाहती है कि एजेंडा हमारा हो, लागू करने वाला दलित या पिछड़ा हो। ये बात सही है कि नहीं? इसी उद्देश्य से वो प्रधानमंत्री भी बनाती है, इसी उद्देश्य से वो राष्ट्रपति भी बनाती है ना। तो हम क्यों नहीं चाहते? हम चाहते तो 27 साल मिशन का काम किए मान्यवर साहब के उसमें, तो हम कभी कभी नहीं कहे कि हमें पद चाहिए, क्योंकि हमारा एजेंडा तो लागू चल रहा था ना साहब, हमारा मिशन तो लागू चल रहा था ना। तो मिशन जब जिसके पास लागू चल रहा हो, अब मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में 57,000 गांव हैं और 50,000 के पास दलित बस्तियां हैं। हर दलित बस्ती में पता कर लीजिएगा कि कम से कम 5 से 6 ऐसे सनकी लोग थे जिन्होंने अपना पूरा परिवार मानवर साहब के उसमें आकर के बर्बाद कर लिया। न वो नौकरी, न उनके बच्चे नौकरी कर पाए, न पढ़ाई कर पाए, क्योंकि एक ही आदमी होता है जो नौकरी करता है और वो आदमी आंदोलन में कूद गया। तो इस तरीके से 50,000 में 5 का गुणा करेंगे तो लाखों की संख्या हो गई कि नहीं हो गई? अब नौकरी कहाँ चाहिए? नौकरी तो एजेंडा पे है ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि वही एजेंडा, यदि कांशीराम साहब का एजेंडा यदि माननीय खरगे साहब लगा रहे हैं, जो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब कार्य समिति में पास किया है कांग्रेस के कि हम जब आएंगे सत्ता में तो जाति जनगणना करा करके और 50% के आरक्षण की सीमा को समाप्त करेंगे और सारे संसाधनों का, नौकरी ही नहीं साहब, संसाधनों में सारी चीजें आती है ना, जितना हमारे पास देश का प्राकृतिक संसाधन है उसमें जनसंख्या के अनुपात में बांटेंगे। तो मेरे हिसाब से वो जो दलित जो बता रहा हूँ, जो चमार बिरादरी खास तौर से है, जिसकी संख्या 15% के आसपास है, उसका 50% तबका ये जान गया है कि हमारे एजेंडा को माननीय खरगे साहब लागू कर रहे हैं ना। नहीं, मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ जी, कि दलित समाज के एजेंडा में नौकरी, एजुकेशन, ये सब कुछ है कि खाली सब नेतागिरी के चक्कर में लगा हुआ है? नहीं नहीं, उसमें क्या है, देखिए ऐसा होता है ना, समाज ये शॉर्टकट चाहता है ना। वो जैसे मान लीजिए कि भाई ज्यादातर श्रमिक वर्ग है, मजदूर क्लास है, उसी में से लोग नेता भी निकले ना। तो मजदूर क्लास शाम तक केवल 5 बजे तक सोचता है, समझे। 50% जो वोटर बता रहे हो क्या करते हैं बताइए? 50% सोचते हैं दिहाड़ी मिलेगा, चल करके कुछ शाम को तुरंत कुछ सीसी उसी भी मारेंगे, उसको आगे की बात थोड़े, कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो विकल्प क्या है ये बताइए ना। विकल्प ये है कि देखिए, जो दलित समाज एजेंडा आगे बढ़ाए कि नेता आगे बढ़ाए? ये एजेंडा आगे बढ़ाए। भाईचारे की जो एजेंडा आप कह रहे हैं, हमारा एजेंडा, हम कहते हैं यदि हमारे एजेंडे को लेकर के यदि मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे न्याय की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बताइए? तो अब ब्राह्मण समाज के हैं तो बुराई कहाँ से आ रही है बताइए? वही समाज को ये बताना है कि एजेंडा जरूरी होता है, नेता तो आते जाते ना, नेता आते जाते रहते हैं। बाबा साहब मर गए तो उनकी विचारधारा थोड़े मर गई साहब। बाबा साहब मरे कहाँ हैं? लाखों की संख्या में जो है, कोई उनका मुंडी तोड़ता है, कोई हाथ तोड़ता है, तो बाबा साहब मर गए क्या? क्यों? लाखों की संख्या में मूर्तियां बढ़ रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के मेन उसमें लगा है कि नहीं कल का संविधान दिवस पे? क्यों? तो बाबा साहब की वैचारिकी बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो जितना भी आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा बुद्धिजीवी तबका है, जो तर्क संगत बात कर रहा है, जिसको राजनीतिक समझ हो चुकी है, वो एक बार विचार करे कि यदि वही एजेंडा यदि आपके राहुल गांधी जी लागू कर दे रहे हैं, वही एजेंडा यदि हमारे खरगे साहब, बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उन्होंने कार्य समिति में पास किया है कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो जाति जनगणना कराऊंगा, 50% के आरक्षण की सीमा को समाप्त करूंगा। इसके बाद जितने भी 1 लाख के पद हैं नौकरियों में, जितने भी जनसंख्या के अनुपात में हमारे पद मिल रहे हैं, उन सारे पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा। तो ये हमें दिक्कत कहाँ से आ रही भाई? क्यों? हम देखिए बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, बहन जी शानदार लीडर हैं, लेकिन कोई तो तर्क करके बताए कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 272 सांसद कहाँ से आएंगे? 272 सीट पे तो बहन जी लड़ेंगी ही नहीं भाई। 272 का ऐसे अंधी थोड़े लगा दिया जाए। बहन जी अपने जीत जाएंगे तो पीएम बन सकती है ना। कोई राष्ट्रपति का चुनाव थोड़े हो रहा है कि 2 आदमी खाली लड़ेगा, 1 आदमी जीतना तय है। क्यों? ऐसे तो बिना औकात के, बिना हैसियत के हम भी कह सकते हैं कि जो हम
IIT से पढ़े हुए हैं, बहुत तीरंदाज है, हम को प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए। इसका कोई मतलब है क्या? क्यों? कभी भी एक अच्छा मौका है कि इस बार यदि बीजेपी की सरकार आ गई तो आपको बता रहा हूं कि उतनी दुर्गति होगी हम लोगों की ना, कि जाति के नाम पे कोई पूछेगा नहीं। आज भी मैं लखनऊ में काम करता हूं, चमार बिरादरी के नाम पे न किराए पे कोई कमरा देता है, न अपने बगल में कोई प्लाट लेने देता है। आपको बता रहा हूँ, क्या बात करेंगे इस देश में, है? आपका प्लॉट का बिजनेस चल रहा है ठीक? नहीं, वो तो देखिए मिशन है, मिशनरी काम चल रहा है। हमारे चाहने वाले अब आपकी अपना जो है मिशनरी लोग चल दिए हैं, वो प्लाट का बिजनेस नहीं है, वो इसलिए किया जा रहा है। बिजनेस भी है ना, पैसे भी तो चाहिए। हाँ, वो है, लेकिन वो इसलिए है कि हमारे समाज का आदमी जो है वो CBSE बोर्ड में पढ़ावे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ावे, वो नीट की तैयारी करे, IIT की तैयारी करे, GRE टॉफल की कोचिंग कराने जा रहा हूँ। अभी मैंने लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना कर दी है। आप सुनेंगे कि 1 महीना में 2 बीघा जमीन पक्के जो CBSE बोर्ड का मानक होता है उसका रजिस्ट्री करा दूंगा, और उसके बाद से पूरे देश भर में अभियान चलाऊंगा कि ये स्कूलों की ब्रांच खुलनी चाहिए, उसी ट्रस्ट के अंतर कि हमारे समाज का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, CBSE बोर्ड में पढ़े, नीट की तैयारी करे, IIT की तैयारी करे, GRE की तैयारी करे, टोफिल की, इंग्लिश का फाउंडेशन बनावे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनो में बहुत अंदर की बात बताया था उन्होंने। ये नहीं कहा दिया था हिंदी मीडियम में पढ़ो, UP बोर्ड में पढ़ो, उसका शिक्षित थोड़े कहते हैं। कहीं हमारे समाज का बच्चा 2 लाइन अंग्रेजी बोलना बोल ही नहीं पा रहा, तो दूसरे कंट्री में कैसे जाएगा आप बताइए? नहीं, हुक्मरान बन के जाएगा ना। नहीं, हुक्मरान का पहले आप देखिए ना, कि वो आप देखिए जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो हमारा जो विरोधी है उसके जाल को हम नहीं पढ़ेंगे तो ये पढ़ाई सब बेकार है। आपको बता रहा हूँ, आप देखिए ना कि हमारे लिए जाल कहाँ कहाँ लगाई जा रही है, कहाँ कहाँ। फिलहाल इंडिया और एनडीए के बीच जो लड़ाई है उसमें आप इंडिया के साथ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? एकदम हम खड़गे साहब का समर्थन करते हैं। साहब खड़गे साहब ये बताइए कि वो बौद्धिस्ट आदमी है, वो अब जैसे बुद्ध अम्बेडकर की बात करेंगे तो बौद्धिस्ट आदमी है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कर्नाटक में इतने बड़े विषमतावादी पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया है, वो देश के हीरो हैं। क्यों? ये साधारण घटना नहीं है, और सारे एजेंडा को उन्होंने कर्नाटक में लागू किया है। अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जहां जहां चुनाव हो रहा है वो गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है, तो दिक्कत क्या है आपको बता दें भाई? 500 में सिलेंडर न मिल रहा हो तो बता दीजिए ना। जो भी बातें वो कह रहे हैं उसको तुरंत लागू कर रहे हैं, और उसमें दिक्कत कहां से आ रही है, कहां से शंका हो जा रहा है? एक बात बता दीजिए, जिन राज्यों में सरकारें बनी है उसमें जाके देखिए ना। देखिए, बहन जी से कोई, बहन जी तो हमारी शान है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ है कि जो संभव नहीं वो बातें ना किया जाए। नहीं तो हम भी कह सकते हैं ना कि हमें को प्रधानमंत्री बना दी। क्यों? माने चमारे के नाम पे बनना है तो हमका बुरा है क्या? हमारी उम्र अभी 50 साल है, तो क्या दिक्कत है बताइए? प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हमको, लेकिन जो बात पॉसिबल नहीं है वो बात ना किया जाए ना। ये चीज है, तो मैं चाहता हूँ समाज भी इस नशे से बाहर निकले ना, अपने शिक्षा पे, बच्चों के नौकरी पे। वो देखिए, समाज अब नशे से बाहर निकलेगा। अभी देखिए 2 पॉसिबिलिटी था। समाज थोड़ा इसलिए चुप है कि जितना मैंने उत्तर प्रदेश में घूम घूम के बात किया, उसमें सब बुद्धिजीवियों ने, जो 50% वोटर है बसपा का कोर, जो बसपा बनाया था, वो कह रहा है कि हो सकता है बहन जी 5 राज्यों के चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हो जाए। वो तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, बहुत गाली दे रहा है लोग। और यदि ये नहीं शामिल हुई ना, तो यही माना जाएगा कि कुछ नहीं है, केवल बीजेपी के जिताने के लिए सारी प्लानिंग की जा रही है। ये 100% में दावा। एक आखिरी सवाल जी, आप राजनीति में हैं, बसपा में रहे हैं काफी देर, चुनाव भी लड़े हैं जी, तो पार्टी में कुछ खर्चा उर्चा किए कि नहीं किए? नहीं समझे हम, फिर से बताइए। पार्टी में कुछ खर्चा उर्चा, कुछ शुल्क दिए कि नहीं दिए? एक्चुअली देखिए साहब, अब चूंकि हर पार्टी पैसा लेती है, लेकिन ये है कि मैं इतना जान गया कि 2-3 बातें जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहीं न कहीं से बहन जी के तरफ से फॉल्ट हुई हो, या कोई उनको एडवाइस दिया हो, कहीं न कहीं से दलित नेतृत्व को उभरने नहीं दिया गया। हो सकता है बहन जी को जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी यदि ये कह दे कि नहीं 1 लाख रुपया दीजिए तो बहन जी से आपकी मुलाकात होगी, तो इसमें प्रतिभाओं का चयन न होकर के मैं यही कहूंगा कि बिल्डरों का चयन शुरू हो गया। जब मूल्यांकन, आप बताइए कि प्रतिभाएं कहाँ से आती है? प्रतिभाएं उसके पास होगी जो मजदूर का बेटा है, जो मिस्त्री का लड़का है, जो लेबर का बेटा है। जितना बिहार यूपी से IIT में IAS में आता है उसका रिकॉर्ड देखिए ना, शेड्यूल कास्ट का साहब, वो कितना गरीबी से आ रहा है। लेकिन जब आप मानक बना देंगे कि 1 लाख रुपया हम लेंगे, तो हम देखेंगे, आपका नाम पूछेंगे, किस विधानसभा आपसे मांगा गया था?
अब ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, ये मतलब कह दिए तो कह हाँ वो चीज वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा सुनते हैं, हो ये सकता है गलत हो। 100% हो सकता है बहन जी को जानकारी नहीं है, लेकिन जो मिलवाने जाता है कोऑर्डिनेटर तो साहब यही कहते हैं। ये सब मतलब हम कोई ये नहीं कह सकते हैं कि अब हर चीज का रिकॉर्ड लिख दें हैं कि कहाँ आप रिकॉर्डिंग दिखाइए। भाई जिसके लिए मिशन में काम कर चुके हैं वो काम कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये बात सही है, उसमें प्रतिभाओं का चयन ना होकर के बिल्डरों का चयन शुरू हो गया। यह इस परिप्रेक्ष्य में नहीं मैं बता रहा हूँ कि बहन जी के विरोध की बात है, इस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि दलित आंदोलन का जो नाश हुआ है उसके कारणों की समीक्षा हर अधिकारी को करना चाहिए, हर पढ़े लिखे को करना चाहिए, हर बुद्धिजीवी को करना चाहिए। इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ। आप बताइए, इजिली आप राहुल गांधी साहब से मिल सकते हैं, इजिली प्रियंका जी से मिल लीजिए, इजिली राहुल गांधी आप खड़गे साहब से मिल लीजिए, अखिलेश यादव से मिल लीजिए, है कि नहीं बताइए। अब ये हम तो पॉलिटिकल आदमी है नहीं, तो जो सामाजिक सच्चाई है, पहली बात यह है कि यदि आप आसानी से मिलेंगे तभी, जैसे मान्यवर साहब बाटी चोखा खा के आसानी से मिल लेते थे कि नहीं, तो प्रतिभाओं का चयन हो जाता था। लेकिन यदि हो सकता है बहुत टैलेंटेड आदमी उसके पास 1 लाख रुपया ना हो, क्यों? तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये बहन जी की जानकारी में होता है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि बहन जी जैसी हस्ती 1 लाख रुपए की कोई बात नहीं करेंगी, वो कहती होंगी कि प्रतिभाओं को ले आओ। हाँ इतना जरूर है कि भाई जो जेंट्स होता है, अभी ये आप डर के बात कर रहे हैं, डर लग रहा है आपको? नहीं डर की बात नहीं है, लेकिन अब जैसे हमारे पास आपको ऐसा एविडेंस नहीं तो कैसे बता दें? एविडेंस कैसे नहीं है? आप जो चुनाव लड़ रहे थे पैसा आप हाँ ये बात सही है, वो बात मांगी गई थी, लेकिन अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि जो है। लेकिन ये चीज सही है कि बहन जी से मिलवाने का जो इस तरह का बाउंडेशन लगा दिया है, इससे भी नाश हुआ, कम्युनिकेशन गैप हुआ। बीच के लोगों ने अपनी बातें सही ढंग से नहीं पहुंचाई, अपनी सुविधाओं के लिए सारी बातें पहुंचा दी। आपको अपना नेता बनना ज्यादा जरूरी है कि एजेंडा आगे बढ़ाना? नहीं, एजेंडा बढ़ना मैं इतना बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हाँ ये जरूर कहेंगे कि कहीं न कहीं इस मुद्दे पे बहन जी के विचारों पे मुझे शंका होता है कि सारी मिशनरी हटा करके और इस तरीके के लोगों को भरा गया जो 1 लाख रुपए का फार्मूला बना के मिलवाते हो, तो ये चीज ठीक नहीं है ना। ये मतलब 2, 3, 4 कारण जो मैंने बताया दलित आंदोलन के फेल होने का ना, इतना मतलब इस तरह का पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि जो है ये चीज इस पे बोलना चाहिए ना, ये चीज। चलिए शुक्रिया बौद्ध साहब। और दोस्तों ये आरवी सिंह बौद्ध हैं, इंजीनियर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं। इनका नंबर मैं डाल दूंगा। अभी गोरखपुर के रास्ते में हूँ और पहुँचने वाला हूँ, एक कार्यक्रम में शामिल होकर, शादी है, और वहाँ से फिर अभी लौटूंगा और फिर दिल्ली आपके समक्ष हाजिर हूँगा जल्दी ही। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।